लेकिन हमें ये सोर्सेज से अपने और रिलायबल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल रही है कि आर्टिकल 35A को केंद्रीय सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए जल्दी ही ख़त्म कर देगी। नमस्कार, मैं आशीष कपूर। मोदी सरकार ने गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST को आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुच्छेद 370 की धारा 1 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा हासिल है। इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जो लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर IB के पास रहते हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया 2004 से अब तक केवल नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। इसके अलावा संविधान संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट फैसले से ये सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इसमें गुज्जर व बकरवाल भी शामिल हैं। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद 77वें संविधान संशोधन 1995 रियासत में लागू हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण का लाभ भी मिलने लगेगा। इस आदेश के लागू होने से लाइन ऑफ कंट्रोल की तर्ज पर इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। पहले 3% आरक्षण का लाभ सिर्फ LOC के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही मिलता था। यह बॉर्डर के लोगों की लंबे समय से चल रही मांग थी, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमेशा प्रभावित रहते थे। अनुच्छेद 370 में संशोधन संबंधी केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर टिप्पणियों का दौर शुरू हो चुका है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, पहले अध्यादेश का मतलब समझ लिया जाए, न कि उस पर टिप्पणियों की होड़ मचाई जाए। इस प्रकार की गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए सवाल उठाया कि क्यों सोशल मीडिया इस आदेश को 35A से जोड़कर देख रही है। यह केवल आरक्षण को विस्तृत करने के लिए है। उनके वकील ने बताया है कि इससे 35A पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हालांकि एक अन्य ट्वीट में उन्होंने इसके तरीके पर आपत्ति जरूर जताई है। कहा कि राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। ये केवल चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। इसमें महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी एजेंडा ऑफ अलायंस के दस्तावेजों को लगाते हुए ट्वीट किया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति से छेड़छाड़ न करने की बात कही गई थी, जिस पर भाजपा की सहमति थी। पूर्व सांसद तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कार सेवक गवर्नर के प्रस्ताव को स्वीकार कर केंद्र सरकार काफी खतरनाक खेल खेल रही है। वह असंवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को कार्यभार संभाल रहे हैं। लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कारसेवक गवर्नर ने फेंक दिया है। पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल ने ट्वीट किया कि इससे अनुच्छेद 370 या 35A में कोई बदलाव नहीं होने वाला। राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को छूने से बचना चाहिए। इसी पे हमने बात की एडवोकेट अंकुश शर्मा से। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहना था उनका इस पूरे मसले पे। देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अंडर आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रोविजंस को एक्सटेंड किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इन प्रोविजंस के तहत SCs और STs को जो रिजर्वेशन थी प्रमोशंस में उसको लेके जो आर्टिकल 16(4)A था वो एक्सटेंड किया गया है ताकि उन्हें ये रिजर्वेशन दी जा सके प्रमोशंस में। और दूसरा जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की 103rd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा, उस इनेबलिंग प्रोविजन को भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और जिसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये है कि जम्मू कश्मीर में अब SCs और STs को प्रमोशन के बेनिफिट मिलेंगे, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे प्रमोशन के पर्पज़ से। और जो
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जनरल कैटेगरी से, उन्हें 10% का कोटा सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। देखिए, जहाँ तक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, वो नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वैली में कि एक्सटेंशन ऑफ इवन अ सिंगल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंस्टेंस ऑफ इरोजन ऑफ देयर ऑटोनॉमी। तो देखिए, कोई लीगली या कोई पॉलिटिकली साउंड आर्ग्यूमेंट्स ये नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको एससीज और एसटीज़ को रिजर्वेशन देनी है तो आपको जो आर्टिकल 16(4)A जो पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था उसे एक्सटेंड करना था, वो किया गया। 10% अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, तो आपको आर्टिकल 15 और 16 में जो 103rd अमेंडमेंट के ज़रिए चेंजेस लाई गई थी, उन चेंजेस को यहाँ पे एक्सटेंड करना था। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, और आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत पावर्स इन्वोक करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन 2 इनेबलिंग प्रोविजंस को जम्मू कश्मीर पे लागू किया है। इसमें लीगली कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी और लीगली एक साउंड डिसीजन है। इसके अलावा जहाँ तक ये कहना कि एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिकमेंडेशन, देखिए वो सब फ्रॉड है, वो एक उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है उस आर्ग्यूमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नर और सपोर्टेड बाय सैक, ये स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस पे ही, और जो पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की भी जो रिलीज आई उसके ओपनिंग पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशंस आने के बाद ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके ज़रिए हम 1954 के ऑर्डर में अमेंडमेंट करके ये आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पे लागू कर रहे हैं, ताकि इन 2 चीज़ों को इफेक्ट दिया जा सके। पहली, रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससीज एंड एसटीज, और दूसरा 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फ्रॉम अमंगस्ट द जनरल कैटेगरी पीपल। ये हेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिगेड है जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रही है। आर्टिकल 370 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड कि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को जम्मू कश्मीर पे लागू कर सके। तो जो इनकी डिबेट है ये ट्विटर पे या अदरवाइज फेसबुक मीडिया पे चल रही है, वो सब फ्रॉड है, मिसकंसीव्ड है और इग्नोरेंस और मोटिवेटेड से प्रेरित, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मोटिवेटेड है। लीगली इस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उस पर डिबेट हो सकती है कि क्या इस तरीके के फैसले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कश्मीरी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वो यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, इसी नैरेटिव पे उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। वो लोगों को बताएंगे कि देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे ब्रिक बाय ब्रिक लागू करती जा रही है, तो उसी पे वो फिर वोट बटोरेंगे कि ये ऑटोनॉमी पे हमला है, ये हमारी आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की लड़ाई जो है उसे कमज़ोर करने की एक साजिश है। अब देखिए, ना ही ये साजिश है ना ये हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के ज़रिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स, ये आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में जो नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड किया गया है। ये ऑलरेडी डिफाइंड था सारा का सारा कि ये ऐसा हो सकता है 370 के अंडर ही ये सारा। ये 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत डिफाइंड है, और 1954 में ये एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, जिसके ज़रिए आर्टिकल 35A को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये उसे अपोज नहीं करते, लेकिन ये इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब 35A के अलावा और 2 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को एक्सटेंड किया। हालांकि 35A का जो एक्सटेंशन थी वो गलत इसलिए थी क्योंकि 35A कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, लेकिन आर्टिकल 16(4) कैपिटल A और आर्टिकल 15 और 16 में जो अमेंडमेंट की गई है वो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं और एज वर्बेटिम उन्हें एक्सटेंड किया गया है जम्मू कश्मीर पे। देखिए, कोई सुनवाई नहीं थी। ये टेंटेटिव वीकली लिस्ट में आइटम नंबर 11 या उसके अराउंड रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन जो टर्मिनल फाइनल कॉज लिस्ट बनी उसमें ये रिफ्लेक्टेड नहीं था। तो उसके बाद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स ने ये न्यूज़ तक प्लांट करवा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में भी और मीडिया चैनल्स में भी, कि 26 से 28 के बीच में इसकी सुनवाई होगी, जबकि ऐसी सुनवाई की कोई तिथि सुप्रीम कोर्ट अभी तय नहीं कर रहा है। अर्जेंसी मेमो मेंशन करने के बावजूद भी डेट नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि इस चीज़ को लेके हम चैम्बर्स में कुछ फैसला करेंगे, इस पे स्थिति अभी क्लियर नहीं है। एज़ फार एज वी नो, अभी कोई निश्चित तौर पे आर्टिकल 35A की सुनवाई के लिए कोई डेट नहीं है।
लेकिन हमें ये सोर्सेज से अपने और रिलायबल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल रही है कि आर्टिकल 35A को केंद्रीय सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए जल्दी ही ख़त्म कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे अभी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि आप आर्टिकल 35A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए समाप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अपने और आर्टिकल 35A को ख़त्म करना, जम्मू को मजबूत करना, देश को मजबूत करना, आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करना और इंटीग्रेशन को और कंसोलिडेट और कॉन्क्रिटाइज शेप देना, वो है यानी कि राष्ट्रीय हित है। तो अब इस राष्ट्रीय हित को निभाने में भारतीय सरकार कितने कदम आगे बढ़ाती है वो देखना होगा, लेकिन जहाँ तक हमें खबर है ये 35A को ख़त्म करेंगे। देखिए ये सियासत करते हैं, और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है या उमर अब्दुल्ला का सवाल है या किसी भी मेन स्ट्रीम कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, वो कभी नहीं चाहते कि जम्मू के लोगों को उनके हक़ मिले, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या कोई और डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हो। तो इसीलिए ये मौके के हिसाब से विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट करते हैं और फैक्ट्स को ट्विस्ट भी करते हैं। आपने मेरी पिटीशन का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी 2016 में, जिसका निर्णय 12 मार्च 2018 को आया। उसके तहत जम्मू कश्मीर में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध इन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, इन कम्युनिटीज़ को बेनिफिट्स मिलेंगे माइनॉरिटी के। लेकिन चूंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला यहाँ पे एक जिहादी और नॉन सेक्युलर एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सरकार में नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने ये प्रूव कर दिया पिछले 7 दशकों में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद भी कि जो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए आएगा, उसे हम गलत तरीके से, इलीगल तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को देंगे। तो देखिए ये सेक्युलरिज्म पे भी आघात है, और माइनॉरिटीज़ को उसके माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करना सेक्युलरिज्म की हत्या है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना फैक्चुअली इनकरेक्ट कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में 70% होने के बावजूद भी उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी दिखाता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी के ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि इस विषय में उनकी फासिस्ट और इस्लामो फासिस्ट टेंडेंसीज़ को वो एक्सपोज करता है।